हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स गणित के दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। टोटल 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आने वाले बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी छात्र मैट्रिक के और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे न्यू वीडियोज लेकर आते रहूँगा तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैथ्स के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत का सभी तरह का वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। तो जितने भी छात्र मैट्रिक है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक है दोस्तों, जहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। गूगल पे लिखिएगा दोस्तों starkstudy.com, जो चैनल का नाम है वही लिखिएगा starkstudy.com, तो आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, और प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्या है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। अप्रमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। ये तो हो गया आपका परिमेय संख्या, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब बाकी और हाँ, एक और कंडीशन है दोस्तों, जिसका रूट हम लोग नहीं निकाल सके, ठीक है ना, उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे √64/36 है, इसको हल करेंगे तो 8 का रूट है 8 और ये 6 हो जाएगा, तो 8/6, तो ये p/q हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन पूछा गया अपरिमेय संख्या। √81 का मान 9, √2.5 का मान, बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर 0.5, बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसको हटाएंगे तो 10 आएगा नीचे में, तो 25 का तो चलिए 5 आएगा, लेकिन √10 किसी का वर्ग नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। √2.5 जो है ये अपरिमेय संख्या। और इसको भी देख लेते हैं, √49/9, तो ये 7/3, तो ये भी p/q के रूप में आ गया। तो क्या हो गया दोस्तों? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, जो अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है ना, किसी तरह का दिक्कत आती है तो जरूर कमेंट करके बताना। पहला प्रश्न यही रहते हैं कि कौन सा संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय है। मतलब समझिए इस वीडियो से आप लोगों को 5 नंबर जो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि √2 है एक। √2 जो है दोस्तों वो कौन सी संख्या है? √1 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया दोस्तों, √5 तक। चलिए यह बताओ, √1 का मान 1, √2 का हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं क्या? वर्गमूल नहीं, मतलब दशमलव में आएगा अनंत तक, तो इसका हम लोग √2 का √2 ही रख देंगे। √3 का भी, √4 का 2। देखो जिसका हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जिसका रूट अंडर निकाल सकते, जैसे 1 का निकाले, √4 का निकालते, ये दोनों क्या है? आपका परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये क्या है? परिमेय संख्या। तो कहने का मतलब दोस्तों √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, जिसका हम लोग पूर्ण वर्ग नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए अब के बाद इस तरह के प्रश्न गलती नहीं होंगे। 3 नंबर है कि 0.121, फिर 121, फिर इसी तरीके से देखो, और लास्ट में क्या है? डॉट 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 का मतलब समझ में आ रही है ना, अनंत तक है। मतलब ये जो संख्या में भाग दिया जा रहा था, कोई भी संख्या होगी यहाँ पे, ठीक है ना, वो अनंत तक जा रही है, मतलब कभी अंत ही नहीं हो रही है, कभी वो पूर्ण तरह से कटता ही नहीं है। ठीक है ना, तो उस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। कहा गया कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न रूप का होता है। देखो एक होता है ना धन पूर्णांक, है ना, सॉरी धनात्मक, और एक होता है ऋणात्मक। तो धनात्मक समपूर्णांक की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस तरह का होगा, मतलब किस रूप का होगा धनात्मक समपूर्णांक। तो देखिए दोस्तों, धनात्मक समपूर्णांक जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यही ना हो गया। -10 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस में लगा हुआ तो ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस वाले मान लेना है, मतलब धनात्मक मान लेना है। अब बताओ दोस्तों, यहाँ पे Q है ना, Q का मान यहाँ पे किस तरह का होगा? मतलब Q का मान अगर 1, 2, 3, 4 लेते हैं, तो इसमें तो देखो 1, 3 भी आ गया, 5 भी आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2Q। मतलब Q का मान अगर कुछ भी रखेंगे और 2 से वो भाग, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा क्या होगा? सम संख्या, मतलब समपूर्णांक आएगा। ठीक है ना, मतलब ऐसा समझो दोस्तों, ये 4 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो कहा गया कि कौन सा यहाँ पे जो रूप है वो सम संख्या का है ना। तो सम संख्या का रूप क्या होगा? मतलब जिसको हम लोग 2 से विभाजित कर सके, है ना, पूर्णतः, तो उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। उसी तरह से अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी संख्या में, तो वो आपका कौन सी संख्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगी। तो ये सम पूर्णांक का रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2Q। ठीक है ना, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि वृत्ताकार पथ पर
तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि वृत्ताकार पथ पर तीन धावक है मतलब दौड़ने वाला, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे। क्रमशः का मतलब पहला को 2 घंटे, दूसरा को 4 घंटे और तीसरे को 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है ना, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। मतलब देखो दोस्तों, ये वृत्ताकार पथ है, मान लो कि इस पॉइंट से तीनों आदमी मतलब पहला, 2 और 3 तीनों आदमी दौड़ना प्रारंभ किया। पहला ने इसको कंप्लीट कर लिया दोस्तों कितने में, 2 घंटे में। दूसरा कर लिया कितने घंटे में, 4 घंटे में। ठीक है ना, और तीसरा जो किया कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो तीनों को जो प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में जो लगा समय होगा, मतलब तीनों अगर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किया, दौड़ना प्रारंभ किया, फिर से कब मिलेंगे, यही क्वेश्चन है ना। तो देखो सिंपल है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे और तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे 2, 4, 6 है ना, इसका एलसीएम निकाल देंगे, लॉस। ठीक है ना, एलसीएम 2, 4, 6 का, तो 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा, 12। यही आंसर हो जाएगा 12 घंटा। क्या हो जाएगा, 12 घंटा। ठीक है ना, 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा आपको, 12 घंटा। 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा 12 घंटा। बहुत सिंपल प्रश्न था दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे तो एलसीएम निकाल देना है। ठीक है ना, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का जो मान होगा वो कितना होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। 6 नंबर पूछा गया है आपका कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल है ना, मूल मतलब अल्फा बीटा मान लिया गया है, तो 1/α + 1/बीटा का मान आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। ठीक है ना, हमको निकालना क्या है, 1/α + 1/बीटा। ठीक है, तो 1/α, इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा और ऊपर में जाएगा तो बीटा प्लस अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b/a और अल्फा इंटू बीटा कितना है, c/a। तो देखिए दोस्तों, दोनों में नीचे में हर में ए आ गया था, ए से ए कट जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों, ये बचेगा हम लोगों से -b/c। तो -b के जगह पे कितना है, -5 है तो -5 और c के जगह पे कितना है, 7। तो ये इसको हल करेंगे तो ये 5/7 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाना है। देखो ये आपको समीकरण दिया गया द्विघात बहुपद, अल्फा प्लस बीटा मूल है इसका। ठीक है ना, अल्फा बीटा मूल है, तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो सूत्र होता है -b/a। ठीक है ना, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a। ये द्विघात बहुपद से निकाला जाता है दोस्तों, द्विघात समीकरण से। ठीक है ना, इस तरह के प्रश्न अगर मूल होते हैं तो। और हमको इससे पूछा गया है 1/α + 1/बीटा का मान। इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, इसका एलसीएम में दोनों का हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा गया बचा बीटा और बीटा से बीटा गया बचा अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a है और ये अल्फा इंटू बीटा c/a है। तो देखो ए से कट जाएगा ना, दोनों इक्वल है हर में, बचेगा -b/c। यही आंसर हो जाएगा। तो जब भी अब इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे, बोलेगा कि 1/α + 1/बीटा का मान, तो हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट -b/c लगा देना। क्या होगा, -b/c। -b के जगह पे यहाँ पे -5 है, ठीक है ना, और ये c के जगह पे 7 है, तो -+5/7, यही आंसर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे तो आप इसी तरह से बनाने हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है कि बहुपद px का मान x³ - 2x² + 3x + 4 है, तो ये कौन सा पद है ना, अचर बहुपद है, रेखीय बहुपद है, द्विघात बहुपद है या फिर त्रिघातीय बहुपद। देखिए दोस्तों, जब भी पूछा जाएंगे कि कौन से बहुपद है, तो जितना x का पावर होगा ना, मतलब मैक्सिमम घात जितना होगा, महत्तम घात जितना होगा वही आंसर होगा दोस्तों। तो महत्तम घात यहाँ पे कितना है, 3। तो 3 को हम लोग बोलते हैं त्रिघातीय, क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे, डी त्रिघातीय। 8 नंबर है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो होगा वो किस तरह का होगा। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो होगा वो किस तरह का होगा, वक्र रेखा, सरल रेखा, वृत्त या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। 8 नंबर,
कहा गया है कि दो चर वाले, तो देखिए जब भी पूछे जाएंगे दो चर वाले तो इसका मतलब एक्स और वाई होगा, मतलब अलग अलग चर है ना। 1 2 3 को क्या बोलते हैं हम लोग, अचर पद बोलते हैं ना, अचर पद बोलते हैं। और एक्स और वाई को क्या बोलते हैं, एक्स से लेकर जेड, मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी होते हैं ए बी सी डी, ये सारे आपको चर पद कहलाते हैं, ठीक है ना। तो दो चर, इसका मतलब एक्स और वाई फिर या फिर ए और बी कुछ भी हो सकता है। तो रैखिक समीकरण का जो आलेख होगा वो होगा दोस्तों आपका कौन सा पता है ना, सरल रेखा। क्या होगा, सरल रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखें द्विघातीय और दो चर वाले में अंतर है। जब द्विघातीय पूछा जाएगा, द्विघात बहुपद का आलेख, तब ये आपको क्या हो जाएगा पता है ना, ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब पैराबोलीय हो जाएगा द्विघात बहुपद का पैराबोलीय। लेकिन दो चर वाले पूछे जाएंगे तो वो सरल रेखा हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूज मत करना, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होने के लिए क्या शर्त है दोस्तों, अनंत हल होने के लिए क्या शर्त है, तीनों आपस में बराबर हो जानी चाहिए, है ना, वही ना है, तीनों आपस में बराबर हो जानी चाहिए। तो अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे a1/a2 2/4 बराबर b1/b2 3/k और ये 5/10। क्या मान रखेंगे दोस्तों ताकि दोनों इक्वल हो जाए, तो ये 1 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10, तो 1/2 बराबर 3/k बराबर 1/2। तो देखने से लग रहा है दोस्तों यहाँ पे 6 मान रखना होगा, तो 9 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब 6 का मान 1/2 3/6, तो ये कट जाएगा आपस में, तो ये भी 1/2 बराबर 1/2, तीनों इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं दोस्तों आप लोग, जैसे यहाँ पे हम लोग a1/a2 तो 2/4, b1/b2 तो 3/k और c1/c2 5/10। हम लोग के का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस तरीके से, है ना। तो ये 2k हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4 तिया 12, तो यहाँ से भी 2 6 12, के का मान 6 आ गया। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जो सिंपल है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि, कब समान होंगे दोस्तों मूल, जब b² माइनस 4ac का मान 0 होगा, या फिर b² बराबर 4ac, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो यही है b² बराबर 4ac, जब होगा तब मूल समान हो जाएंगे इस बहुपद का, ठीक है ना। तो चलिए 10 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस किए हैं, 10 क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। इस तरह के प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, ठीक है ना। वीडियो पर लास्ट तक बनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको वेबसाइट का लिंक है, जाके जरूर प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।